सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर था। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटाली और जापान, जबकि एलाइज पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन और चाइना। इन दोनों पावर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी, जो लगभग 6 साल तक चला था और जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। पर यह वॉर शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस 1919 एक बदले की बुनियाद। सोचो, एक ऐसा सिपाही जो जंग में सब कुछ खो चुका हो, इज्जत, पैसा और अपनी कंट्री का गौरव। उस सिपाही का नाम था एडोल्फ हिटलर। 1990 में जर्मनी की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की शर्तें उसके सामने आई तो उसका गुस्सा उसकी आंखों में टपक रहा था। जर्मनी को हर तरफ से नीचा दिखाया गया। उसकी आर्मी सिर्फ 1 लाख सोल्जर तक सीमित कर दी गई। नए हथियार बनाने पर रोक थी और 133 बिलियन गोल्ड मार्क वार फाइन थोप दिया गया। सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन, जर्मनी से अलास्का, लोराइने, सारलैंड और राइनलैंड को छीन लिया गया। जर्मन लोग भूखे मर रहे थे और हिटलर जैसे लोग इस बेइज्जती का बदला लेने का सपना देख रहे थे। ये ट्रीटी एक शांति का समझौता नहीं, ये एक आग थी जो आगे चल के दुनिया को जलाने वाली थी। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 जैसा दुख दोबारा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए 1920s में लीग ऑफ नेशंस बनी, जो पीस यानी शांति को इंश्योर करेगी। पर यह सिर्फ कागज पर लिखी एक कमजोर तस्वीर थी। जब जापान ने 1931 में मंचूरिया पर अटैक किया तो लीग ऑफ नेशंस सिर्फ दुनिया को क्रिटिसाइज कर रही थी। 1935 में इटाली ने इथियोपिया पर अटैक किया और लीग ऑफ नेशंस देखती रही। हिटलर ने ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की धज्जियां उड़ा दी, पर लीग ऑफ नेशंस सिर्फ स्पीच देने तक सीमित रही। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 1929 का अक्टूबर, वॉल स्ट्रीट का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। एक दिन में लाखों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों का पैसा वेस्ट हो गया। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक सबकी इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई। भूखमरी, बेरोजगारी और डेस्परेशन हर जगह थी। जर्मनी सबसे बुरी हालत में था क्योंकि वर्साइलिस ट्रीटी की वजह से पहले से ही इकोनॉमिक बर्बाद थी। इस बेरोजगारी और गुस्से का फायदा उठाया हिटलर ने। उसने लोगों को उम्मीद दी। हिटलर ने बताया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। लोग भूखे थे, बेइज्जती झेल रहे थे और एक नया नेता चाहते थे। यहीं से हिटलर का जर्नी शुरू होता है। राइज ऑफ फासिज्म, इटाली 1922। रोम की गलियों में एक नया नारा सुनाई दे रहा था, ड्यूस ड्यूस ड्यूस, यानी लीडर लीडर लीडर। ये था बेनिटो मुसोलिनी, जो इटाली को एक नए फासिस्ट रूल में ला रहा था। मुसोलिनी ने डेमोक्रेसी की मौत लिख दी और कहा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही देश को ऊपर ले जा सकता है। माइट इज राइट, यह फासिज्म का नया मंत्र बन गया। इटाली ने अपनी मिलिट्री को एक्सपांड करना शुरू कर दी और नए टेरिटरी कैप्चर करने का सपना देखा। मुसोलिनी ने दुनिया को दिखाया कि एक लीडर पावरफुल हो तो वो कुछ भी कर सकता है। हिटलर उससे सीख रहा था और एक नए जर्मनी की तस्वीर बना रहा था, जो सिर्फ जीतेगा चाहे वो किसी भी हद तक जाना पड़े। राइज ऑफ नाजिज्म, जर्मनी का एक समय का नाकाम सिपाही अब सबसे बड़ा नेता बन चुका था। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसके स्पीच में जुनून था, गुस्सा था और एक रिवेंज की भूख थी। वर्साइलिस की बेइज्जती का बदला लेना था उसे। जर्मनी को फिर से दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना चाहता था। ज्यूस लोगों को और पॉलिटिकल दुश्मनों को खत्म करना था। हिटलर ने न्यूरेमबर्ग लॉस पास किया, जिसमें ज्यूस से उनके अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी में सिर्फ एक आवाज थी, हिटलर की। एक डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो चुका था। पॉलिसी ऑफ अबेसमेंट, 1938 लंदन के ऑफिस में एक आदमी घबराहट में इधर उधर चल रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविलिन काम्बरलेन, उसके सामने हिटलर का एक लेटर था जिसमें लिखा था, जर्मनी सिर्फ सुडेटलैंड चाहता है, बस और कुछ नहीं। सुडेटलैंड चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा था जहां बहुत जर्मन लोग रहते थे। हिटलर ने कहा कि ये जर्मनी का नेचुरल पार्ट है। चैम्बरलेन ने पीस बनाए रखने के लिए हिटलर को सुडेटलैंड दे दिया। विंस्टन चर्चिल ने वार्न किया, यह शांति नहीं, एक बड़ी लड़ाई का इनविटेशन है। हिटलर ने कहा था, बस ये आखिरी डिमांड है। पर सच क्या था? 1 साल के अंदर उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया को भी ले लिया। ब्रिटेन और फ्रांस भी देखते रहे। हिटलर का भूख और भी बढ़ चुका था। पुनी वॉर, सितंबर 1939 के बाद सबको लगा कि अब जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन पर भी अटैक करेगा।
पर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग अनाउंस तो कर दी थी, कोई मेजर एक्शन नहीं लिया। जर्मनी अपने अगले मूव की तैयारी कर रहा था और एलाइड फोर्स बस इंतजार कर रही थी। लोग लंदन और पेरिस के रेडियो पर सिर्फ एक सवाल सुनते थे कि हिटलर कब अटैक करेगा, हिटलर कब अटैक करेगा। ये एक डेडली साइलेंस था जो आने वाला तूफान का इशारा था। रिबेंट्रोप पैक्ट, एक सबसे बड़ा सरप्राइज मूव। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और यूएसएसआर ने एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया, मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट। हिटलर और स्टालिन एक दूसरे के एनिमीज थे और दोनों ने डिसाइड किया कि फिलहाल एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। दोनों सीक्रेटली ईस्टर्न यूरोप को डिवाइड करने वाले थे। जर्मनी को पोलैंड का वेस्टर्न पार्ट और यूएसएसआर को पोलैंड का ईस्टर्न पार्ट डिवाइड कर रहे थे। दुनिया शॉक में थी, एक कम्युनिस्ट और एक फासिस्ट एक साथ। हिटलर सिर्फ एक चेस मूव खेल रहा था, उसी यूएसएसआर को भी तोड़ना था, पर पहले पोलैंड का काम खत्म करना जरूरी था। विंटर वॉर 1914। 1939 के दिसंबर में यूएसएसआर ने फाइनलैंड पर अटैक कर दिया क्योंकि स्टालिन चाहता था कि फाइनलैंड उसके कंट्रोल में आए। लेकिन छोटी सी फाइनलैंड के आर्मी ने जो किया उसने सबको शॉक कर दिया। सिबेरिया की बर्फीली रातों में फिनलैंड के सोल्जर ने यूएसएसआर के बड़े टैंक्स को रोक दिया। यूएसएसआर के सोल्जर प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ही भेजे गए थे और वो बर्फ में जाने की तैयारी में नहीं थे। फाइनलैंड के एक सोल्जर स्पेनर सिमोहायन ने अकेले ही 500 से ज्यादा रशियन सोल्जर को मार दिया। मान लो एक छोटा सा शेर एक हाथी से लड़ रहा हो। यूएसएसआर ने एंड में वार जीत ली, लेकिन उसके 3 लाख सोल्जर मार चुके थे। स्टालिन शॉक में था और हिटलर ने देखा कि यूएसएसआर अंदर से वीक है। फॉल ऑफ फ्रांस 1914। 10 मई को 1914 जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। अलाइड फोर्सेस मैगिनॉट लाइन पर रेडी थी, पर हिटलर ने ब्लीड क्रींच का यूज करके फ्रांस की आर्मी को चकमा दे दिया। जर्मनी के टैंक्स और प्लेन्स ने फ्रांस को कुछ ही दिनों में तोड़ दिया। पेरिस में सिर्फ 5 दिन में जर्मनी आर्मी घुस चुकी थी। 14 जून 1914 को हिटलर ने पेरिस में एंट्री किया और फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। यूरोप का मैप बदल चुका था। अब सिर्फ एक देश बचा था जो हिटलर का सामना कर रहा था, वो था ब्रिटेन। बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी का अगला टारगेट ब्रिटेन था। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन भी उसके सामने झुक जाए, पर ब्रिटेन ने कहा विल शेल नेवर सरेंडर बाय विंस्टन चर्चिल। लफ्ट वाफे। जर्मन एयरफोर्स ने ब्रिटेन के ऊपर बम बरसाने शुरू किए। लंदन, बर्मिंघम और कॉन्वेंट्रीज के सिटीज में हर रात सायरन बजती थी। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में भागते थे। रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी के प्लान्स को ठोक दिया। ये हिटलर का पहला बड़ा फेलियर था। ब्रिटेन ने सिर्फ अपनी ताकत नहीं, अपनी हिम्मत भी दिखाई। ये हिटलर के लिए एक बुरी शुरुआत थी। वार गेटिंग ग्लोबल। 1941 तक यूरोप आग में जल रहा था, पर वार अभी सिर्फ जर्मनी, ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच चल रही थी। लेकिन हिटलर की लड़ाई की चीखें हर जगह भड़कने वाले थे। नॉर्थ अफ्रीका में हिटलर ने जनरल रोमेन को भेजा, जो एलाइड फोर्सेस को धूल चटा रहा था। जापान भी चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में अपना एम्पायर बढ़ा रहा था। अमेरिका ऑफिशियली न्यूट्रल था और सीक्रेटली ब्रिटेन को मदद दे रहा था। ये एक वर्ल्ड वॉर बनने वाला था। दुनिया की हर कोने में किसी न किसी फॉर्म में ये लड़ाई अपना रंग दिखा रही थी। ऑपरेशन बारबारोसा। 22 जून 1941 को सुबह के 3 बजे यूएसएसआर के सोल्जर ने आसमान में इतने सारे जर्मन प्लेन्स देखे कि लग रहा था जैसे सूरज ही ब्लॉक हो गया हो। हिटलर ने अपने सबसे बड़े दोस्त स्टालिन को धोखा दिया। रिबेंट्रोप पैक्ट की सारी बातें झूठी थी। 3 मिलियन जर्मन सोल्जर्स यूएसएसआर में घुस चुके थे और उनका सिर्फ एक ही गोल था, मॉस्को को कैप्चर करना। जर्मन टैंक्स आगे बढ़ते गए, पर उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी, वो था रशियन विंटर। दिसंबर 1941 में मॉस्को का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे जर्मन टैंक्स जाम हो गए। सोल्जर बर्फ में मरने लगे। स्टालिन ने एक पावरफुल काउंटर अटैक लॉन्च किया और जर्मनी को पहली बार पीछे हटना पड़ा। हिटलर ने जो रशिया को कब्रिस्तान बनाने का सपना देखा था, वही सपना अब उसके लिए मौत का दरवाजा बन गया था। 7 दिसंबर 1941, हवाई का एक शांत संडे मॉर्निंग। अमेरिकन सोल्जर अपनी रूटीन लाइफ में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत आसमान से बरसने वाली है। 6 AM जापानीज एयरक्राफ्ट कैरियर से 353 प्लेन्स हवा में उड़ते हैं। 7:48 AM पहला जापानीज फाइटर प्लेन पेरल हार्बर में घुस चुका था। 8 AM को पूरा अमेरिका शॉक्ड में था। यूएस नेवी के सबसे बड़े वारशिप एक के बाद एक डूबने लगे। यूएसएस एरिजोना का एक्सप्लोशन इतना बड़ा था कि पूरा आसमान काला हो गया था। 2403 अमेरिकन सोल्जर एक पल में मार चुके थे। जापान का मैसेज क्लियर था, अमेरिका अब तुम भी इस जंग का हिस्सा हो। अगले दिन 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 एक पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी थी। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका का गुस्सा आसमान छू रहा था। प्रेसिडेंट रूसवेल्ट ने कहा, ये एक ऐसा दिन है
जो हमेशा दुख के साथ याद रखा जाएगा। अमेरिका ने जर्मनी और जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर की। अलाइड फोर्सेस को एक नए पावर हाउस की जरूरत थी। अब अमेरिका पूरा फोर्स के साथ आने वाला था। इंडस्ट्रीज वार मोड पे चली गई, नए वेपन्स बनने लगे और हर सोल्जर का एक ही गोल था, रिवेंज। अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वार 2 का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब हिटलर और जापान के दिन गिने जा चुके थे। 1943 तक जर्मनी हर जगह से पीछे हटने लगा। स्टालिनग्राड 1942-43 में हिटलर का सबसे बड़ा डिफेक्ट हुआ। नॉर्थ अफ्रीका में रोमेलो को पीछे हटना पड़ा। इटाली ने हिटलर का साथ छोड़ दिया और मुसोलिनी को गद्दार की तरह मार दिया गया। अब हिटलर को समझ आ रहा था कि वो जीत नहीं सकता, पर उसकी ईगो ने उसे कभी सरेंडर करना सिखाया ही नहीं। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा का एक आम सुबह। जापान के लोगों को नहीं पता था कि आसमान में एक ऐसा प्लेन आने वाला है जो उनकी दुनिया को खत्म कर देगा। एनोला गे बॉम्बर प्लेन ने एक बम गिराया लिटिल बॉय नाम का। अगले 10 सेकंड में 80,000 लोग एक पल में खाक बन गए। लोगों के शरीर हवा में उड़ गए, बिल्डिंग्स बस शैडो बन गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिरा दिया गया, जो कि दूसरा न्यूक्लियर बम था। अब जापान की हिम्मत टूट चुकी थी। 15 अगस्त को एम्पेरर हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल गया। अमेरिका और यूएसएसआर सुपर पावर बन गए। जर्मनी और जापान को नीचा दिखाया गया। ब्रिटेन और फ्रांस का पावर धीरे धीरे गिरने लगा। एक नया जमाना शुरू हो चुका था, पर यह भी एक नए कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वार को शुरू कर रहा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आ गया था कि अब वो अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देश आजादी मांग रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर, जो कभी नेवर सीट द सन कहता था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। वर्ल्ड वार 2 ने एक नया जियो पॉलिटिक्स लिख दिया था। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी ताकि कोई भी वर्ल्ड वार 3 ना हो। यूएनओ का मिशन था पीस को मेंटेन करना। आज तक यूएनओ एक ग्लोबल फोर्स बनी हुई है। वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया, पर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, कोल्ड वार। दोनों में न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो गया। दोनों सुपर पावर अपने आइडियोलॉजी फैलाने लगे, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। शायद दुनिया एक नई लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था। वर्ल्ड वार 2 ने सारा इकोनॉमिक सिस्टम को हिला दिया। यूरोप तबाह हो चुका था, लेकिन अमेरिका और यूएसएसआर ज्यादा पावरफुल बन गए थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नए फाइनेंशियल रूल्स बनाए गए। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ, ताकि दुनिया की इकोनॉमी को सुधारी जा सके। डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया। दुनिया अब नए इकोनॉमिक बैलेंस की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका था। भारत ऑफिशियली ब्रिटिश रूल के अंडर था, पर इस वार में लाखों भारतीय सोल्जर ने अपनी जान दी। 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर ने एलाइड फोर्सेस के लिए लड़ाई की। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा वॉलेंट्री फोर्स था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई और ब्रिटिश एम्पायर के हाथ से कंट्रोल धीरे धीरे फिसलने लगा। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन फाइनेंशियली वीक हो गया और भारत की आजादी का रास्ता साफ हो गया। 1947 में हम आजाद हो गए, पर पैटिशंस का दुख भी साथ में आया। 6 साल, 100 मिलियन लोग और 70 मिलियन मौत। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है। जंग ने सिखा दिया कि पावर का नशा खतरनाक होता है, पर इसी जंग ने नए सुपर पावर को भी जन्म दिया। आज भी हिरोशिमा की मिट्टी गर्म है, ऑस्विच के वॉल चुपचाप दुख की कहानी सुनाती है और बर्लिन का गिरता दीवार कोल्ड वार की याद दिलाती है। एक दुनिया बनी थी, एक दुनिया बिखरी थी, और एक बात पक्की थी, वर्ल्ड वार 2 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।